दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर टेक्सटाइल डाइंग टेक्नीशियंस, जिनको भी डाइंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है। और दूसरे लोग भी जिनको भी डाइंग से रिलेटेड, जो भी कपड़े को रंगने से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। एंड आई एम नीतेश भार्गव, सेल्स एंड टेक्निकल डायरेक्टर वीटलॉन इंडिया लिमिटेड। तो शुरू करते हैं वीडियो आज का डाइंग का। तो टेक्सटाइल कॉटन डाइंग, और डाइंग में भी डाइंग बहुत सारे टाइप की होती है। कॉटन की भी होती है, पॉलिस्टर की होती है, नायलॉन की होती है, वूल की होती है, सिल्क की होती है, जितने फाइबर हैं दुनिया में उनकी होती है। पर हम आज जो वीडियो है ये है कॉटन डाइंग की। कॉटन डाइंग में भी अब कॉटन की भी बहुत ही कई तरीके से डाइंग होती है। तो उसमें भी है एग्जॉस्ट मेथड से, कंटिन्यूस मेथड से नहीं। और उसमें भी कई तरह से डाइंग कर सकते हैं हम। रिएक्टिव डाई से कर सकते हैं, वेट डाई से कर सकते हैं, डायरेक्ट डाई से कर सकते हैं, इंडिगो से कर सकते हैं, सल्फर से, नेपथॉल से, पिगमेंट से, बहुत सारी डाई से कर सकते हैं। उसमें भी हम समझेंगे रिएक्टिव डाई से, क्योंकि कॉटन डाइंग वर्ल्ड में लगभग 50 to 60% होता है। और उसमें भी रिएक्टिव डाइंग, उसमें 50 to 60% से ज़्यादा शेयर रिएक्टिव डाइंग का होता है, बल्कि 70% लगभग समझे तो वर्ल्ड में जो है रिएक्टिव डाइंग होती है। तो जो मेजर है वो पोर्शन हमने लिया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है कि भाई डाइंग करेंगे तो कलर, रिएक्टिव कलर कौन से लें। जितने भी टेक्नीशियन हैं, आज तक मैं पिछले 25 साल में अपने टेक्सटाइल के करियर में लोगों से मिला हूँ, किसी को भी पूरी नॉलेज नहीं है कि डाइज़ कितने टाइप्स की होती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे करीब 18 तरह की डाइज़ लिखी हैं, और भी होती हैं। तो मोटा मोटी जो लोग समझते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे पुरानी डाई है वो है कोल्ड ब्रेंड डाई, जो ठंडे में डाई हो जाती थी। रिएक्टिव डाई, कोल्ड ब्रेंड डाई, जो कि ठंडे में डाई हो जाती थी। काफ़ी ब्राइट कलर आते थे, लेकिन बहुत जल्दी ही हाइड्रोलाइज हो जाती, कलर फास्टनेस अच्छी नहीं होती है उसकी। और थोड़े दिनों में अगर डब्बा रख दें तो 1 महीने बाद करेंगे तो वही कलर रिप्रोड्यूस करना मुश्किल होता है। पता चला पहले 1 किलो कलर जाता था 100 किलो कपड़ा रंगने के लिए, तो बाद में 1.25 किलो जाएगा, 1.5 किलो जाएगा। तो ये धीरे धीरे ऑब्सलीट हो गई हैं, नहीं यूज़ करते लोग बाग कोल्ड ब्रेंड डाइज। कुछ इसमें मेटल कंटेंट भी ज़्यादा होते थे जो कार्सिनोजेनिक होते थे, तो इसके कारण भी धीरे धीरे ये बंद हो गई है। दूसरी आई एची डाइज। ये एची डाइज 60-70s में आ गई थी। एची डाइज जो कि 80 डिग्री पे डाई होती थी, या तो एक्सट्रीम ठंडे में या एक्सट्रीम गर्म में। 80 डिग्री इनको टेम्परेचर चाहिए डाइंग के लिए भी, एग्जॉशन के लिए भी, फिक्सेशन के लिए भी। इनकी जो फ़ायदा होता है, ये PMF फास्ट होती है, पोस्ट मर्सराइज फास्ट, यानी कि डाइंग करने के बाद अगर आपने मर्सराइजेशन किया मर्सराइजेशन किया तो ये PMF फास्ट होती है। यही एक डाइज होती हैं जो PMF फास्ट होती हैं 100% कहना चाहिए। बाकी दूसरी डाइज पार्शियली होती हैं, पूरी नहीं होती हैं। अगर पॉलीफंक्शनल या बाईफंक्शनल डाइज करें तो वो एक सर्टेन कोई हो सकता है 1% तक हो, कोई 2% तक हो, 3%। एची डाइज लेकिन 8% भी ले लेंगे तो भी PMF फास्ट रहेगी। लेकिन ये 60 to 70% ही फिक्स होती है, यानी 30% इसको पानी में वेस्ट होती है या वॉशिंग ऑफ इनका मुश्किल होता है। फास्टनेस इनकी अच्छी होती है और ब्राइट होती हैं। तीसरी डाइज जो लगभग 1970s में या 80s में आई, धीरे धीरे मतलब आई तो यानी एक होता है कि बन गई और एक होता है कि चलन में कब आई। तो 70-80s के बाद जो है एमी डाइज या ये आने लगी थी चलन में, और 2000 के बाद तो एमी डाइज काफ़ी ज़्यादा चलन में आ गई। ये इसकी लिमिटेड पोस्ट मर्सराइज फास्ट होती है, ये 60 डिग्री पे डाइंग होती है। तो इनको एमी डाइज, मीडियम एग्जॉस्ट डाइज कहते हैं। 60 डिग्री पे डाइंग होती है, और लेकिन 70 to 80% इनका फिक्सेशन होता है। इसमें फिर एमी में बाईफंक्शनल और पॉलीफंक्शनल आए। बाईफंक्शनल का फिक्सेशन 70 to 80% रहेगा, पॉलीफंक्शनल आ गए, 3 ग्रुप लगा दिए तो 90% फिक्सेशन, 95% फिक्सेशन तक भी हुआ। पॉलीफंक्शनल डाइज लगभग 2000 के बाद ही आई है मार्केट में, ये नया इन्वेंशन हुआ था तब आई है। तो इस तरह भी हमने समझा कि भाई कोल्ड ब्रेंड डाइज 40 डिग्री पे डाइंग होती है, एची डाइज जो है वो जो 80 डिग्री पे होती है, एमी डाइज 60 डिग्री पे फिक्सेशन होता है, और बाईफंक्शनल डाइज भी 60 डिग्री पे। एमी का ही ये एक मॉडिफाइड वर्जन है बाईफंक्शनल डाइज। और फिर पॉलीफंक्शनल डाइज, वो भी एमी का और बाईफंक्शनल का फर्दर मॉडिफाइड वर्जन है पॉलीफंक्शनल डाइज। इसके बाद आते हैं भाई डिस्चार्जेबल डाइज। ये भी पुरानी डाइज हैं जो कि डिस्चार्ज हो जाए। ये प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं कि आपने कलर पूरा डाई कर दिया, उसके बाद फुल्ली डिस्चार्ज हो जाए तो डिस्चार्ज। ये मेनली VS रहती हैं, कुछ दूसरे भी होती हैं, बट 80-90% डाइज आर VS डाइज। फिर आता है प्रिंटिंग डाइज। प्रिंटिंग में MCT डाइज होती हैं, इनको H डाइज कहते हैं, P डाइज कहते हैं, या विनाइल सल्फोन भी यूज़ हो सकती हैं। तो इसमें VS यूज़ हो सकता है या MCT यूज़ हो सकता है। VS यूज़ होता है तो आप पैड सिलिकेट मेथड से या बाद में सिलिकेट से कर सकते हैं। और MCT वहाँ जहाँ पे स्टीमर है, स्टीमिंग से आप अगर फिक्सेशन कर रहे हैं, तो प्रिंटिंग में भी फिर 2 टाइप की डाइज हो गई।
एच डाइज, पी डाइज, 3 टाइप, एच डाइज, पी डाइज और वी एस डाइज। इसके बाद आता मल्टी फंक्शनल डाइज, जो कि प्रिंटिंग में, एग्जॉस्ट में, कंटिन्यूस में, तीनों में यूज़ कर लें। एक ही कलर है जो प्रिंटिंग में यूज़ कर लें, डाइंग में भी यूज़ कर लें, और डाइंग में, एग्जॉस्ट डाइंग में यूज़ कर लें, जेट पे, जिगर पे, और कंटिन्यूस में भी यूज़ कर लें, ई कंट्रोल पे। तो ऐसी भी कुछ डाइज कुछ कंपनीज ने बनाई हैं जो कि वर्सेटाइल है, मल्टी फंक्शनल है। तो मल्टी फंक्शनल डाइज, उसमें एक आरजीबी भी है। आरजीबी लेकिन प्रिंटिंग में यूज़ नहीं हो सकती, वो सिर्फ कंटिन्यूस और एग्जॉस्ट दोनों में यूज़ हो सकती है। तो ये भी एक अच्छी कलर बनाया था आरजीबी। और भी है जो कि प्रिंटिंग में भी यूज़ हो जाए, ऐसे भी कलर। इसके बाद आता है कि आप मेटाबेस वीएस ले रहे हैं। अब वीएस जैसे है तो 90% देखा जाए या 100% बल्कि रिएक्टिव डाइज में वीएस तो होता ही है। बाई फंक्शनल होगी तो वीएस एमसीटी होगा, बाई, क्योंकि ग्रुप है ये, वीएस बेसिकली ग्रुप है, ये एमसीटी ग्रुप है, एफटी ग्रुप है, फ्लोरोट्राइजिन है, मोनोक्लोरोट्राइजिन है। तो कौन सा, फ्लोरोट्राइजिन में लाइट फास्टनेस बहुत अच्छी होती है। तो उसी तरह विनाइल सल्फोन में भी 2 टाइप के होते हैं, मेटाबेस होता है, पैराबेस होता है। अब जो पैराबेस वीएस है वो 99% या 95% पैराबेस वीएस ही चलता है मार्केट में, क्योंकि इकोनॉमिकल होता है, चीप होता है, थोड़ा सस्ता होता है। और मेटाबेस थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन उसकी लेवलिंग बहुत अच्छी होती है। तो मेटाबेस वीएस भी कुछ कंपनियां ही रखती हैं। उसके बाद फिर कुछ आता है मेटा पैरामिक्स, जैसे वो अगेन आरजीबी टाइप डाइस, कि मेटा पैरा दोनों मिक्स है, कि लेवलिंग भी अच्छी है और एग्जॉस्ट में भी अच्छा चलेगा और कंटिन्यूस में भी अच्छा चलेगा, लेवलिंग भी अच्छी है, वर्सेटाइल है। तो वो भी कुछ कंपनीज ने बनाया था और ये भी काफ़ी पॉपुलर डाइज हैं। फिर एफटी या एफटीवीएस बेस है, कि भाई बॉन्ड कौन सा है, एफटीवीएस है, जैसे एफएन डाइज है मार्केट में चलती है, लेवाफिक्स सीए डाइज है। तो ये एफटी बेस है, फ्लोरोट्राइजिन में। इसकी लाइट फास्टनेस बहुत अच्छी रहती है और परस्पिरेशन लाइट फास्टनेस बहुत। तो यहाँ जहाँ भी सन फास्टनेस चाहिए तो वहाँ पे ये एफटी वाला आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद 14 नंबर पे अगर समझें तो भाई पाउडर मिक्स डाइज है या लिक्विड मिक्स डाइज है। कई बार मिक्स डाइज भी आती है कि एक येलो रेड ब्लू है, जैसे ब्लैक इज ए मिक्सचर। ब्लैक में आप रेड, ऑरेंज और ब्लैक बी का मिक्सचर से बनती है। तो पाउडर मिक्स है या लिक्विड मिक्स है, जिससे कि लेवलिंग अच्छी हो। तो ऐसे भी कुछ कलर आते हैं जो मिक्स डाइज हैं। प्योर डाई है या मिक्स डाई है। मिक्स डाई भी हालांकि रिजल्ट वैसे ही देती है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत रिजल्ट देगी। हाँ, कंटिन्यूस वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बट एग्जॉस्ट में लगभग वो सेम रिजल्ट देती है अगर आपके पैरामीटर सही हैं चलाने के। तो पाउडर मिक्स है, लिक्विड है। फिर आरओ फिल्टर्ड है, सॉल्ट फ्री डाई है, कि भाई ये प्रिंटिंग में स्पेशली काम आती है, या जहाँ ई कंट्रोल वगैरह में भी, कि भाई आरओ फिल्टर्ड सॉल्ट फ्री डाई यूज़ करें, जिससे कि उसकी लेवलिंग, ग्रुपिंग, लिस्टिंग बहुत अच्छी आए। तो आरओ फिल्टर्ड सॉल्ट फ्री डाई भी कई लोग मांगते हैं। फिर क्रूड डाइज है, कि भाई बिल्कुल ही क्रूड दे दो हमको एकदम, जिससे कि स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आए। तो क्रूड डाइज भी मार्केट में काफ़ी पॉपुलर नाम है इनका। फिर कई कॉर्पोरेट्स एजो फ्री या बैंडामाइंस फ्री या PFOA फ्री, ये डाइज जो स्पेशली ब्लैक नेवी वगैरह में होता है, या मेटल फ्री, जिससे कि कोई बैंडामाइंस ना हो, कोई भी एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट ना हो। तो ये डाइज भी बड़ी पॉपुलर है। फिर इसके बाद क्लोरीन फास्ट, BPO फास्ट, भाई जहाँ टॉवल वगैरह हैं तो वहाँ क्लोरीन में धुलाई होती है बाद में, तो क्लोरीन फास्ट डाइज। BPO बेंजल पेरोक्साइड फास्टनेस है, 5% 10% का बेंजल पेरोक्साइड सॉल्यूशन से टेस्ट करते हैं कि भाई उसमें कहीं उड़ तो नहीं रहा। जो सनस्क्रीन वगैरह में बेंजल पेरोक्साइड रहता है तो उससे क्या कलर उड़ जाता है। सॉरी, आज मेरे को खांसी हो रही है, बट वीडियो बनाना ज़रूरी था तो मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था। तो BPO फास्ट डाइज हैं जो स्पेशली टॉवल वगैरह में यूज़ होती हैं। PLF फास्ट, पर्सपिरेशन लाइट फास्टनेस फास्ट, पर्बोरेट फास्ट, सन फास्ट, लाइट फास्ट। तो फास्टनेस वाइज भी बहुत क्राइटेरिया है कि कौन कौन सी फास्टनेस है। तो मोटा मोटी अगर अपन देखें तो ये 18 टाइप की डाइज हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है और आप कौन सी तरह की डाई यूज़ कर रहे हो। तो जब तक ये नहीं पता रहेगा तो आपका आगे 95% आपको प्रॉब्लम में ही रहोगे। आपको रिक्वायरमेंट कुछ है, आप डाई क्लास को यूज़ कर रहे हो, टेम्परेचर किसी के लिए बना है लेवलिंग के लिए वो डाई बनी नहीं है और आप उससे लेवलिंग चाह रहे हो। तो ऐसा मिसमैच पूरी दुनिया में बहुत चल रहा है। मैं जितनी भी करीब मैं अपनी लाइफ में 2000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज विजिट कर चुका हूँ, उसमें 95% लोग, 95% से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ जो है डाइंग में उनको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो रहती है। फास्टनेस की रहे, चाहे लेवलिंग की रहे, चाहे ईल्ड की रहे, कि स्ट्रेंथ की रहे, राइट फर्स्ट टाइम की रहे, कि डाइंग हर बार एक सी नहीं आती है, लॉस बहुत होते हैं, इनडायरेक्ट लॉसेस बहुत होते हैं, स्टीम कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो और उसका 95% जो रीज़न डाइंग में रहता है वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ डाइज होता है। ये डाइज सिलेक्शन ही आपका गलत था। कई लोग तो मैंने देखा है ब्लैक में टर्क्वाइज डाल देते हैं ग्रीनर ले जाने के लिए। भाई आप येलो ब्लू से भी ग्रीन की तरफ ले जा सकते हो, आप क्यों टर्क्वाइज डाल के उसकी फास्टनेस ख़राब कर रहे हो।
तो फिर बाद में फास्टनेस की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे रॉन्ग कॉम्बिनेशन 90-95% फैक्ट्रीज़ में, बल्कि 99% फैक्ट्रीज़ में होते ही होते हैं, या कभी कभी तो होते ही होते हैं। ऐसा 100% नहीं होते। तो आज होगा या कभी टेक्नीशियंस चेंज हुए या कोई एक ऐसा शेड आ गया कि उसमें फिर डाल दिया, तो वो जाने अनजाने में हो ही जाते हैं, क्योंकि 100% नॉलेज सबको नहीं रहती है। और ये इस तरह से तो शायद आपने एक पेपर में इतनी तरह की डाई, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें मांगते हैं। कोई कहता है एच दे दो, एम दे दो, कलर फास्ट दे दो, पर उसका सही सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन कैसे करेंगे, सही डाई आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो अब समझेंगे भाई, पहले डाइंग में, अब नेक्स्ट समझते हैं कि भाई डाइंग में 3 फेस होते हैं। सबसे पहले होता है भाई कि कपड़े में कलर जो है एग्जॉस्ट होता है, पानी से कपड़े में कलर चला गया, फिक्स नहीं हुआ है, वापस से धोएंगे निकल जाएगा, वो सॉल्ट की प्रेजेंस में होता है। सो एग्जॉशन, और फिर होता है फिक्सेशन। फिक्सेशन होता है एल्कली की प्रेजेंस में। ये आपने कई जगह ये डायग्राम देखा होगा। तो एग्जॉशन होता है सॉल्ट की प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में फिक्सेशन होता है कि फिक्स हो गया, एक बार बॉन्ड बन गया, और मतलब कपड़े में अब फास्टनेस आ गई है, अब उसके बाद जो है शेड जो है उतरेगा नहीं। और तीसरा होता है वॉशिंग ऑफ, कि भाई धुलाई करना है। तो ये 3 फेस होते हैं। तो हर कलर का भी अपना एक फेस होता है। येलो का अलग होगा, रेड का अलग होगा, ब्लू का अलग होगा। तो हर कलर का भी अपना एक फेस होता है, हर इंडिविजुअल डाई का। तो येलो, रेड, ब्लू अगर आप अलग तरह के डाई ले रहे हैं जिनका फेस अलग है, कि वो भाई उसका एग्जॉशन का कर्व अलग है, फिक्सेशन का कर्व अलग है, यानी कि जैसे ये अब अनलेवल डाइज देखें तो भाई यहाँ पे ब्लू जो है, ये ब्लू कलर है, बीच में येलो है, तीसरा रेड है। येलो, रेड, ब्लू से ही मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्स बनते हैं। तो ब्लू पहले चढ़ गया, और फिर येलो चढ़ा, फिर रेड चढ़ा, रेड सबसे बाद में चढ़ा। तो हमने सैंपल देखा तो उसमें एडिशन डाल दिया रेड का। 1 घंटा एडिशन में गया, पानी गया, सोडा गया, सॉल्ट फिर डाला, मतलब जहाँ पे आपका 2 घंटे 3 घंटे में डाइंग हो जाना चाहिए, वहाँ 6 घंटे चलता रहा। कपड़े में हेयरिनेस आ गई। क्यों? क्योंकि आपने जब सैंपल देखा था तब उसमें आपको ब्लूअर ज़्यादा लग रहा था और रेडर कम लग रहा था, और आपने रेड का एडिशन डाल दिया गलती से। बाद में रेड ने तो आखिरी में जाके पकड़ा है कि रेड कलर जो है डाइंग के एंड से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले ही पकड़ने वाला है। पूरा एल्कली चल गया, उसके भी 15 मिनट बाद पकड़ेगा, तब टोन आएगी। तो क्योंकि ये इसे कहते हैं, मतलब ऑन टोन डाई नहीं है इसका, ऑन टोन बिहेवियर नहीं है। इसमें भी देखें तो आप ऑन टोन बिहेवियर नहीं है। रेड पहले चढ़ गया, ब्लू और येलो बाद में चढ़ेंगे, तो आपको ऑन टोन बिल्डअप नहीं देगा। ऑन टोन बिल्डअप की वजह से मैनुअल मिस्टेक होंगी। या तो आप ब्लाइंड डाइंग करें कि जो आ गया निकाल देंगे कपड़ा बाहर, एडिशन डालना है तो हम बाद में डालेंगे। कई मिलें इसमें करती भी हैं ऐसा, बड़े बड़े जो ब्लाइंड डाइंग करती हैं, कोई सैंपल टेस्टिंग नहीं होती। बट 90% लोग सैंपल टेस्ट करते हैं, रेड पहले चढ़ चुका या रेड बाद में चढ़ेगा, तो एडिशन चला जाता है, टाइम भी वेस्ट होता है, और डाइंग आप करते रहते हैं, और कपड़ा भी एब्रेशन ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा मशीन में चलेगा कपड़ा उतना, और ये होता है मेनली रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ डाइज से। तो जो डाई का सिलेक्शन हो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सही। और अपने आप में भी डाई का जो है येलो, रेड, ब्लू का भी आपस में एग्जॉशन फिक्सेशन बिहेवियर सिमिलर होना चाहिए। इधर देखेंगे तो भाई ब्लू बाद में चढ़ा, इसमें देखा था तो भाई रेड पहले चढ़ गया, इसमें देखा तो भाई ब्लू बाद में चढ़ा है। तो यानी कि ब्लू तो चढ़ ही नहीं रहा, पानी में ही है, कपड़े पे चढ़ ही नहीं रहा है। तो ये भी बहुत होता है। तो अगर अच्छी डाई को क्या कहेंगे, जिसमें येलो, रेड, ब्लू एक साथ चढ़े, इसे कहते हैं ऑन टोन। तो जो ये वाली डाई है, अगर ये येलो डोमिनेटिंग शेड है वो तो चल जाएगा। बट अगर अर्थ शेड हो गए इसमें, जहाँ पे कि नॉन ऑन टोन है, मतलब कि पहले कुछ चढ़ रहा है बाद में कुछ चढ़ रहा है, तो वहाँ लाल, पीले, हरे, नीले शेड तो चलो, क्योंकि वो एक ही शेड डोमिनेटिंग है, दूसरा इतना इम्पैक्ट नहीं करता। पर जो अर्थ कलर है, ऑलिव, बेज, खाकी, चारकोल, ये जो अर्थ टोन शेड्स हैं, तो इन शेड्स में जो है दिक्कत आ जाती है, लेवलिंग ख़राब आती, ग्रुपिंग आ जाती है कि आपने 10 लॉट डाई किए, उसमें से 2-2 लॉट के 4 ग्रुप बन गए, या फिर एडिशन बहुत जाता रहता है, लेवलिंग, टेलिंग आ जाती है। तो उसके लिए ऑन टोन बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमारे पास वीटोक्रोन XF GR डाइज हैं, और भी कंपनियों के पास है, ऐसा नहीं कि हमारे पास ही है। तो डाई सिलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सही सिलेक्शन है तो आपके अर्थ शेड्स हैं उनका आप 99% आपकी सॉल्यूशन तो सिर्फ अच्छे सिलेक्शन ऑफ डाइस से ही हो जाएगा, जिनका एग्जॉशन फिक्सेशन कर्व बोलते हैं, KYS बिल्डअप बोलते हैं। अलग टेक्निकल टर्म्स में काफ़ी चीज़ें इसको बोलते हैं। हाफ डाइंग टाइम भी बोलते हैं इसको, कि भाई इसका कलर का हाफ डाइंग टाइम कितना है। किसी का 2.5 मिनट है, किसी का 4.5 मिनट है। मान लो येलो का 2.5 मिनट ही है और आपने ब्लू का जो है 4.5 मिनट है, तो भी आपकी ऑन टोन में दिक्कत आएगी। तो हाफ डाइंग टाइम कलर का सेम होना चाहिए, या बिल्डअप सेम होना चाहिए, KYS बिल्डअप सेम होना चाहिए। तो उस तरह से जो भी आप सिलेक्शन करें, तो स्पेशली अर्थ शेड्स के लिए
जो नॉन कॉन्ट्रास्टिंग शेड्स हैं, ऑलिव, चारकोल, खाकी, ग्रे, जिसमें दिक्कत आती ही आती है, लेवलिंग नहीं आती है, राइट फर्स्ट टाइम नहीं आता है, तो उसके लिए ऑन टोन वाली डाइज लें आप तो अच्छा रहेगा। इसमें वीटोक्रोन XFGR को मैं काफ़ी रिकमेंड करता हूँ, प्रमोट भी करता हूँ कि तो ये आपको लेनी ही चाहिए अगर आप परेशान हैं लेवलिंग से और ग्रुपिंग से या टेलिंग से, लिस्टिंग से, CS से, सेंटर सैल्वेज से, तो इन सब के लिए ये एक जो है सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और ऑन टोन बिल्डअप आपको अगर 5 मिनट बाद भी आप कलर का सैंपल उठाएंगे कि भाई अल्कली डाला, उसके 5 मिनट बाद देखा, तो आप देखेंगे कि टोन वही की वही है, जिससे कि एडिशन नहीं जाएगा, डेप्थ ऊपर नीचे हो सकती है आपकी, लेकिन टोन वही की वही आएगी जब सैंपल देखेंगे। सैंपल चेक करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। सैंपल लोग कैसे चेक करते हैं, लेबर के भरोसे रहते हैं यार, जैसा उसने चेक कर दिया। सैंपल आप अल्कली के बाद काटिए, अल्कली के 5-7 मिनट काटिए, पानी लीजिए एक मग्गा बाथ में से, अगर मैं जिगर की बात कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा सेमी मतलब मीडियम लेवल के जो प्रोसेस हाउसेज हैं उनमें जो होता है कि भाई आप पानी लीजिए एक छोटे मग्गे में आधा लीटर में, और उसमें 20 GPL सोडा डाल दीजिए, और जो कपड़ा काटा हुआ है उसको डाल दीजिए करेक्ट 2 मिनट, फिर उसको निकालिए और सिर्फ एक नॉर्मल पानी से धो के, ज़बरदस्ती धुलाई नहीं करनी, और उसको सुखा दीजिए, आयरन कर दीजिए, तो जो सैंपल आएगा वही आपका एंड में आएगा। तो अगर ये सैंपल का तरीका रखेंगे सैंपलिंग का, तो आपको एडिशन भी कम जाएंगे। पर लोग बाग क्या करते हैं, कभी पानी से ज़्यादा धो देते हैं, कभी सोडा कम डाल देते हैं, पानी वो नहीं लेते हैं जो डाई बाथ को ही लेना चाहिए। तो अगर सैम्पलिंग का भी एक तरीका है, हालांकि मैं ब्लाइंड डाइंग को कहता हूँ कि आप तो डाइंग ऐसी होनी चाहिए कि करो ही नहीं, सीधा एंड में देखो ड्राई होने के बाद कि भाई और टोन वही की वही आ जाए। 100 में से 100 शेड ऐसे होने चाहिए, और ऐसे मिले कर भी रही हैं। एक आध कोई शेड में छूटता होगा, बाकी तो करीब करीब वो कर लेती हैं। अब इसमें जो हमारे पास डाइज़ हैं वीटोलॉन कंपनी के पास, वीटोक्रोन XFGR डाइज़ है जो ऑलिव, खाकी, बेज, चारकोल के लिए। इसमें ग्रे शेड भी है जो बहुत अच्छी लाइट फास्टनेस है, बहुत अच्छी, उसके साथ ट्राइक्रोमी है येलो रेड ब्लू की, और उसकी लाइट फास्टनेस बहुत अच्छी है, टेलिंग नहीं आएगी, लिस्टिंग नहीं आएगी, लेवलिंग बहुत अच्छी है, ग्रुपिंग नहीं होगी कि आपके ग्रुप बन गए, सेंटर टू सैल्वेज की प्रॉब्लम कम होगी, राइट फर्स्ट टाइम डाइंग रहेगी, कोई एडिशन जाने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ढंग से डाई करते हैं। अगर टेक्नीशियन डायर अच्छा है तो एडिशन भी कम से कम जाएगा, इनडायरेक्ट लॉसेस आपके बहुत कम होंगे, क्वालिटी भी अच्छी आएगी, पिलिंग, एब्रेशन ये भी आपका अच्छा रहेगा, और फास्टनेस भी करीब करीब सारी आ जाएगी। तो इससे इस ट्राइक्रोमी, बट ये प्रॉब्लम सॉल्विंग डाइज हैं अर्थ शेड्स के लिए जहाँ प्रॉब्लम है। उसी तरह एक हमारे पास जो है मरून और रेड कलर्स हैं, और भी हैं इसमें, लेकिन मरून रेड ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि उसमें ETP लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो पूरा लाल लाल हो जाता है, पता चलता है कि कलर डाई हुआ जिस दिन रेड उस दिन ETP हो गया। तो एक मरून और रेड भी सिंगल शेड हैं अपने पास, जो कि ब्लाइंड डाइंग कर सकते हैं, एडिशन नहीं जाएगा, सीधा राइट फर्स्ट टाइम आएगा। 95% 90 to 95% एग्जॉशन है, और 90 to 95% फिक्सेशन है इसका। तो नीचे ऑलमोस्ट पॉलिस्टर के जैसे ही कलर बचता है पानी में, अगर ढंग से चलाया है जैसा रिकमेंडेड है तो आपका बहुत कम। लाइट फास्टनेस भी इसकी, इवन लाइट शेड में भी बहुत अच्छी लाइट फास्टनेस है, 0.2% शेड में भी 4 to 5, 4 के करीब करीब लाइट फास्टनेस आ जाती है। वॉशिंग फास्टनेस भी बढ़िया है, रबिंग भी अच्छी है कि ड्राइंग रेंज पे आप ड्राई कर सकते हैं इस कलर को। मतलब कि मरून वगैरह अगर एची डाइस से या दूसरे एमी डाइस वगैरह से करते हैं तो उसमें होता है यार ड्राइंग रेंज पे ड्राई नहीं कर सकते, स्पॉट्स आ जाते हैं, दिक्कत आती है, क्रीज आ जाती है, तो क्रीज, रेड की क्रीज बड़ी आ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेंगी, डायरेक्ट आप जो है ड्राइंग रेंज पे ड्राई भी कर सकते हो क्योंकि फास्टनेस बहुत अच्छी, क्रीज वगैरह मार्क नहीं आएंगे। पानी भी इसमें 50% कम लगेगा सोपिंग में एची डाइस के कंपैरिजन में, या कन्वेंशनल डाइस जो 60-70% फिक्सेशन देती है। 80% ETP लोड कम हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल मैंने देखा हुआ है, आप खुद भी देखेंगे जब पानी ड्रेन होगा तो उसमें 30% सॉल्ट भी कम लगता है। ऐसा नहीं है सॉल्ट फ्री तो नहीं कर सकते, लेकिन 30% सॉल्ट फ्री की बहुत इंक्वायरीज आती हैं मेरे पास कि यार सॉल्ट फ्री डाइज ऐसी हैं कि नहीं। वो एक अलग चैप्टर है, उसमें कैटेनाइजर के साथ आप कर सकते हैं, तो उसको भी कभी किसी दूसरे वीडियो में मैं देखूंगा कि भाई इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि जहाँ सॉल्ट फ्री डाइंग किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे इजी तो वैसे CPB मेथड है, आप कोल्ड पैड बैच लगा लीजिए, सॉल्ट फ्री डाइंग हो जाएगी। पर ये कोई समझता नहीं है, नई नई चीज़ों में भागते हैं, बट पुरानी जो 1955 में जो टेक्नोलॉजी CPB की है वो आप एक मशीन लगा दें, सॉल्ट फ्री डाइंग हो जाएगी। इसमें रेड मरून में आपका काफ़ी सेविंग होगी। ड्राई कर सकते हैं आप ड्राइंग रेंज पे बिना स्पॉटिंग के, फिर बेटर फैब्रिक क्वालिटी, पिलिंग, एब्रेशन, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये कलर भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी
प्रॉमिसिंग कलर है। तो मेरा वही है कि आप ऑन टोन बिल्डअप वाली डाइज लीजिए या इस टाइप के जो डेवलपमेंट हो चुके हैं उस टाइप की डाइज लीजिए, तो आपका अपने आप ही 90-95% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। तो ऑन टोन बिल्डअप, तो डाइंग में भी जो है डाइज की खुद की भी एक एफिनिटी, सब्सटेंटिविटी या मॉलिकुलर साइज होता है अलग अलग डाइज में। जैसे मैंने कहा बहुत तरह की डाइज होती है, तो डाइज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंटिविटी होती है, डाई एफिनिटी होती है कि भाई लो सब्सटेंटिविटी डाइज जैसे प्रिंटिंग की डाइज होती हैं या ई कंट्रोल या PDPS वगैरह में यूज़ होती है लो सब्सटेंटिविटी की, ये जल्दी रश नहीं करती फैब्रिक पे, जहाँ रख दिया वही, जैसे प्रिंटिंग है जहाँ रख दिया वही रखी रह जाती हैं। ये इनको माइग्रेट उन्हें लो सब्सटेंटिविटी डाई कहते हैं। तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पे, टेम्परेचर पे, pH पे, फाइबर कौन सा है भाई। अगर आप मोडाल या विस्कोस लेंगे तो अलग बिहेव करेगी वही डाई, या मर्सराइज कॉटन लेंगे तो अलग बिहेव करेगी और नॉर्मल कॉटन पे अलग बिहेव करेगी। लिकर रेशियो आप 1:3 चलाते हैं या 1:30 चलाते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। डाई का कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। सॉल्ट आप कम ज़्यादा कितना लेते हैं उस पर भी सब्सटेंटिविटी प्लस माइनस होती है। तो सब्सटेंटिविटी या डाई एफिनिटी को अपन बैलेंस करके अच्छा डायर जो है वो ये सब पैरामीटर्स जानता है, जो अच्छा रंगने वाला है, जो अच्छा डायर है। एक कहावत है, देयर आर नो बैड डाइज, देयर आर बैड डायर्स। जो मैं खुद भी डायर हूँ, रंगरेज हूँ, पर मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं भाई देयर आर नो बैड डाइज, देयर आर बैड डायर्स, यानी कि मैं गलत हूँ अगर मैं एक उंगली दूसरे पे दिखा रहा हूँ, कलर पे दिखा रहा हूँ, तो 3 उंगलियाँ मेरी तरफ हैं कि भाई मैं खुद डायर हूँ तो मैं गलत हो सकता हूँ। कलर गलत नहीं होंगे, केमिकल गलत नहीं होंगे या प्रोसेस गलत नहीं होगी, गलत हम क्योंकि समझ नहीं पाते पूरा, इतना सारा इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक छोटा छोटा पैरामीटर, छोटे pH का आधा pH भी ऊपर नीचे करना, 10 डिग्री टेम्परेचर प्लस माइनस सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत इम्पैक्ट करता है। तो अगर ऐसे समझे तो मोटा मोटी 3-4 टाइप के डाइज होते हैं। प्रिंटिंग के लिए आप लो सब्सटेंटिविटी डाइज यूज़ करते हैं या हाई एफिनिटी डाइज, जिसको प्रिंटिंग में यूज़ होती हैं। फिर कंटिन्यूस के लिए है, एग्जॉस्ट के लिए जो है हाई सब्सटेंटिविटी डाई यूज़ होती हैं, और वेरी हाई सब्सटेंटिविटी HE वगैरह जो डाइज हैं। ये जो ब्लू कलर है ये ME के लिए है, ये उनके लिए है, कंटिन्यूस के लिए है, और येलो कलर ये प्रिंटिंग के लिए है। तो इस तरह से होता है। तो जो HE डाइज है उनका वॉशिंग ऑफ बड़ा डिफिकल्ट होता है, और जो प्रिंटिंग डाइज है या कंटिन्यूस डाइज है उनका वॉशिंग ऑफ बहुत ईजी होता है, ईजिली वॉश ऑफ हो जाता है, क्योंकि HE डाइज जो है उसका 60-70% ही फिक्सेशन होता है, और कंटिन्यूस में हम नॉर्मली 80-70-80 फिक्सेशन भी है, और भी दूसरे भी पैरामीटर हैं, उनका खुद का बॉन्ड भी है, और एग्जॉशन फिक्सेशन जो कर्व है वो कम हो जाना चाहिए। फिक्सेशन इससे नहीं होता कि भाई 70% एग्जॉशन है और 90% एग्जॉशन है तो आपकी डाई 90 वाली अच्छी होगी। 70 एग्जॉशन है और 72 फिक्सेशन है तो 2% ही कलर निकालना है। 95% एग्जॉशन है और 90% फिक्सेशन है तो आपको 5% कलर निकालना है। तो 70 वाली ज़्यादा अच्छा बिहेव करेगी बजाय 90। हालांकि उसका ETP लोड ज़्यादा रहेगा, बट अगर देखा जाए तो वॉशिंग तो इट्स अगेन लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। इसको एक थंब रूल नहीं बना सकते, टेक्सटाइल में कोई थंब रूल चलता भी नहीं है। हर फैक्ट्री अलग है, हर फैक्ट्री यूनिक है, हर डाई यूनिक है, हर टेक्नीशियन यूनिक है, हर आदमी इंपॉर्टेंट है, और हर पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। और थंब रूल नहीं है कि भाई 70 वाला अच्छा है कि 90 वाला अच्छा है, या 90% वाला अच्छा है या 70% वाला अच्छा है। उसमें भी अंदर घुसेंगे तो भाई उसका जो एग्जॉशन फिक्सेशन का जो डिफरेंस जो अभी मैंने बताया वो कितना है, वो जितना कम होगा उतनी अच्छी डाई है। मॉलिकुलर साइज़ पे भी रहता है भाई, कितनी डाई का मॉलिकुलर साइज़ कैसा है। बड़ा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, छोटा है तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, लेवलिंग अच्छी होगी, छोटे मॉलिकुलर साइज़ की लेवलिंग अच्छी होगी, एफिनिटी किसकी अच्छी होगी, सॉल्ट की रिक्वायरमेंट किसमें ज़्यादा होगी, भाई लार्ज मॉलिकुलर साइज़ है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा होगी। माइग्रेशन, अगर डाई की प्रॉपर्टी माइग्रेशन करने वाली है तो उसमें क्या होगा। लार्ज मॉलिक्यूल साइज़ में अलग अलग ये पैरामीटर हैं, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम अगला बात करेंगे कि एक प्रोसेस की, एक एग्जॉस्ट प्रोसेस को हम ले रहे हैं। निट्स सेलुलोज को लिया है यहाँ पे, और एग्जॉस्ट प्रोसेस में नॉर्मल प्रोसेस, ये नॉर्मल गाइडलाइन है, सबके लिए अलग अलग अपने हिसाब से सब लोग कर सकते हैं। बट मर्सराइजिंग, फिर एंजाइम ट्रीटमेंट, मर्सराइजिंग आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपको ये मैंने मर्सराइजिंग वाले वीडियो में बताया था कि भाई मर्सराइजिंग कब करना चाहिए, पहले करना ग्रे के बाद, डिसाइज के बाद, एग्जॉस्ट के बाद, या डाइंग के बाद, और उसके हिसाब से आपको प्रिकॉशन रखने। ऑप्शनल है मर्सराइजिंग। एंजाइम लेकिन फिक्स है, फिर स्कोरिंग, ब्लीचिंग फिक्स है, न्यूट्रलाइजिंग, पेरोक्साइड किलिंग, डाइंग, फिर सोपिंग, फिर पोस्ट मर्सराइजेशन। अगर आपने प्री नहीं किया पोस्ट कर लो, और नहीं करना तो नहीं भी करो, जैसे ही रिक्वायरमेंट है। आफ्टर ट्रीटमेंट है, फिर ड्राइंग है, और फिर फिनिशिंग। ये नॉर्मल प्रोसेस है, सभी जानते हैं करीब करीब। अब समझेंगे कि मशीन किस टाइप की होती हैं, तो ये थोड़ा समझाने का तरीका अलग है इसमें मेरा।
मशीनें आपने कई तरह की देखी होंगी कि भाई डाइंग है तो अब कलर है, डाइंग है तो कपड़ा है, डाइंग है तो अब मशीनें कौन कौन सी हैं। तो मशीनें जो है, मशीन्स, ये हम एग्जॉस्ट मशीन्स की बात कर रहे हैं मेनली अभी आज, क्योंकि हम एग्जॉस्ट में पढ़ रहे हैं। तो एक है मशीन, उसको आप 3 तरह के समझिए, जिसमें फैब्रिक सर्कुलेट होता है। कपड़ा घूम रहा है, पानी स्थिर है, जिगर हो गया, जेट हो गया, कपड़ा घूम रहा है, पानी स्थिर है। फिर डाई बाथ सर्कुलेशन, बीम डाइंग है, HTHP मशीन है, सॉरी, तो कैरियर मशीन है, बीम। तो उसमें क्या है कि पानी घूम रहा है, यान या पैकेज स्थिर है। और तीसरा जिसमें दोनों घूम रहा है, पानी भी घूम रहा है और कपड़ा भी घूम रहा है, तो ऐसी भी मशीन है। जैसे हैंग डाइंग है, तो नीचे पानी तो स्थिर है, लेकिन वो जेट में से लेके ऊपर से स्प्रे भी मार रहा है पानी, तो पानी भी ऊपर से जा रहा है और कपड़ा भी, हैंक भी घूम रहा है। इस तरह के भी है। सॉफ्ट फ्लो में भी कई मशीन्स आ गई हैं जिसमें पानी नीचे भी और ऊपर जेट से भी पानी आता है, तो वो भी जेट सॉफ्ट फ्लो में पानी ऊपर से भी घुमाते हैं, स्प्रे होता है कपड़े पे, और कपड़ा भी खुद भी घूम रहा है। तो 3 तरह के मशीन्स को अगर आप बेसिक समझे, ABCD, तो आप जो भी, जब भी मशीन देखें, ये मैं बच्चों से कहूँगा जो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग वाले हैं, तो भाई आप कभी भी मिल में जाएं तो आप पहले इस तरह से समझें कि कपड़ा घूम रहा है, डाई बाथ घूम रहा है, कलर घूम रहा है, या दोनों घूम रहे हैं। उससे आप सेग्रीगेट करें, डायरेक्ट नहीं पढ़ने लग जाएं, क्योंकि आप बुक्स में जाएंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। वो रटा देंगे आपको कि ये है, वो है, इतनी मशीन्स होती हैं, ऐसी होती हैं, बट बेसिक में समझेंगे तो इस तरह से समझेंगे। तो उसके बाद होता है भाई किसको डाई करना है आपको, लूज फाइबर को, यान को, टॉप को, स्लाइवर को, फैब्रिक को करना, गारमेंट को करना, तो किसको डाई करना है ये भी समझिए कि भाई करना क्या है, कलर किसको करना है, कपड़े को करना है, फाइबर को करना है, यान को करना है, किस स्टेज में करना है। तो यान के लिए हैंग डाइंग, पैकेज डाइंग है, लूज फाइबर के लिए कैरियर डाइंग है, फैब्रिक लिव इन, जिगर, बीम, सॉफ्ट फ्लो है, गारमेंट के लिए पैडिंग डाइंग है, रोटेटिंग ड्रम है, गारमेंट डाइंग मशीन्स हैं। और ये इस तरह से मशीन्स होती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी और देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं थ्योरी में। सॉफ्ट फ्लो डाइंग मशीन है, ये इस तरह से इसका कपड़ा भी घूमता है और पानी भी, जेट पानी भी ऊपर से देता है। ये गारमेंट पैडल डाइंग मशीन है, ये लूज फाइबर डाइंग मशीन है, कैरियर के अंदर फाइबर भर देते हैं और फिर पानी घूमता है नीचे, डिफरेंशियल प्रेशर जितना रहता है। ये यान डाइंग भी एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट, टॉप मिडल, ये फाइबर है। यान भी इसी तरह का ही होता है, यान डाइंग मशीन भी इसी तरह की होती है। उसमें पैकेज कर देते हैं टॉप मिडल बॉटम में, उसमें बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि टॉप मिडल बॉटम नहीं आना चाहिए, तो डिफरेंशियल प्रेशर वगैरह बहुत टेक्निकल है। अच्छी मशीन्स लेकिन आ गई हैं जो डिफरेंशियल प्रेशर डायरेक्ट बता देती है कि भाई मशीन, आप चालू मशीन में पता कर सकते हो कि यार यान जो है ख़राब तो नहीं आ जाएगा, टॉप मिडल बॉटम तो नहीं आएंगे, या श्रिंक तो नहीं होगा, ये सब मशीन में। तो बहुत अच्छी मशीन में भी डेवलपमेंट हुए हैं। ये पैकेज डाइंग मशीन है जिसमें कि पैकेज रखे हुए हैं और वो घूम रहा है। ये हैंग डाइंग मशीन है जो HTHP मशीन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मशीन यान की। ये हैंग की जिसमें कि हैंक घूम रहा है, लच्छी बना के इसमें खोलते हैं, नीचे पानी स्थिर रहता है, कई बार पानी भी ऊपर से स्प्रे होता है तो पानी भी घूमता है। और इसमें सिर्फ ये जो है ये स्टेबल है, जो पैकेज है, पैकेज स्टेबल है, सिर्फ पानी इसमें से जाता है, अंदर से पानी जाता है बाहर। इन आउट चलाते हैं, आउट इन चलाते हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे डाइंग में नॉर्मली इन आउट चलाते हैं। अब ये जिगर है जो सभी लोगों ने देखी होगी, इस तरह से दिखती है जिगर में भी आजकल काफ़ी मॉडिफिकेशंस आ गए हैं जिसमें कपड़ा घूमता है और पानी स्थिर रहता है। बीम डाइंग मशीन है ये अगला, जो जिसमें भी अगेन पानी अंदर से जाता है और फैब्रिक से फिल्टर होके बाहर निकलता है। इन आउट चलाएं तो, आउट इन चलाएं तो बाहर से अंदर जाता है। डिफरेंशियल प्रेशर कितना रहेगा दोनों के बीच में वो डिसाइड करता है कि आपकी लेवलिंग कैसी होगी। तो डिफरेंशियल प्रेशर ओवरऑल मेंटेन करना सॉल्ट की प्रेजेंस में, क्योंकि पानी के साथ जैसे ही सॉल्ट डालते हैं, कलर डालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की चेंज होती है, तो उस पर डिफरेंशियल प्रेशर चेंज होता है। तो लेवलिंग अंदर पता चला डार्क हो गया, बाहर लाइट हो गया, तो टॉप मिडल बॉटम, इनर लाइटर या इनर डार्कर, आउटर लाइटर या इनर लाइटर, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बीम डाइंग में, यान डाइंग में आती रहती हैं। तो वो भी सही राइट सिलेक्शन से और सही प्रोसेस, पहले तो डाइंग सिलेक्शन सही हो, केमिकल सिलेक्शन सही हो, तो इन सब से जो है आपको जो है आप अच्छी डाइंग कर सकते हो। लोग बाग मेरे से पूछते हैं कि यार बिना केमिकल के जो है डाइंग हो सकती है क्या? मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकती है, पुराने ज़माने में होती थी, अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि पुराने ज़माने में आप 1 किलो कपड़े के लिए 1:20 या 30 ml पे चलाते थे। आज 1:3 ml 1:4 ml की मशीन्स आ गई हैं, तो इतना कम पानी, उसी में ही कलर, उसी में ही क्या, तो उसकी, और कपड़े की पहले जो है छोटे छोटे पैकेज होते थे, आज मशीनें भी 1-1, 2-2 टन की, 5-5 टन की मशीनें आ गई हैं।
तो उसमें जब पानी इतना कम है, आपको पानी बचाना है, तो कहीं ना कहीं केमिकल तो आपको डालनी ही पड़ेंगे, लेबलिंग एजेंट हो चाहे चिलेटिंग एजेंट हो, चाहे पानी भी ख़राब, क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, TDS वगैरह काफ़ी हाई हो गया है पानी का। पहले 200-500 TDS होता था, आजकल 5-5 हज़ार TDS है। हार्डनेस भी पहले 100 ppm के नीचे होती थी, अभी 500-1000 ppm से, तो उसके वजह से आप नहीं बच सकते केमिकल से। तो क्योंकि आपको लो MLR में चलाना है, आप चलाओ, फिर अगर आपको बिना केमिकल के ही चलाना है तो फिर आप ठीक है, फिर आपको पानी 4 गुना लगेगा, टाइम 4 गुना लगेगा, वो भी प्रोसेस है, कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन कई बार लोगों के रहते हैं कि हम तो चला लेते हैं, सिर्फ एसिड डालें और काम हो जाता है। बट भाई आप कर लीजिए, बट उसमें MLR आपको बढ़ाना पड़ेगा, पानी बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे जो पैरामीटर हैं भाई, टेम्परेचर है, वाटर सबसे पहले तो ज़्यादा लगेगा सॉल्व। तो ये है। अगली मशीन है आपकी, ये विंच है। विंच इस टाइप से होती है, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी भारी मशीन होती है, विंच है। ये सॉफ्ट फ्लो जेट है, सॉफ्ट फ्लो की तरह लॉन्ग ट्यूब होती हैं, यू ट्यूब होती हैं। जेट डाइंग मशीन, ये जेट डाइंग का नहीं है, जेट डाइंग लंबी सी होती है, यू ट्यूब लॉन्ग ट्यूब होती है, यू ट्यूब होती है, वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है जेट डाइंग। पर ये समझाने के लिए इस तरह से है ही। जेट डाइंग मशीन सबने देखी, तो ये अगर समझे तो इतनी डाइंग की मशीन है। तो अभी हमने समझा डाइस समझी, अभी हमने समझा जो है कि मशीनें किस टाइप की होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जॉस्ट में अगर रिएक्टिव डाइस से डाई करना है तो सही मेथड क्या है, क्योंकि अब मेथड भी बहुत सारे हैं। तो अब इन कंटिन्यूएशन ऑफ रिएक्टिव डाइंग अब हम समझेंगे मेथड क्या है। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत मेथड भी चलाते हैं, डाई गलत ले लेते हैं और मेथड गलत ले लेते हैं। तो हर डाई का अलग अलग मेथड है, तो आज हम समझेंगे। तो अगर रिएक्टिव डाइंग करनी है एग्जॉस्ट मेथड से तो नॉर्मली 4-5 मेथड्स होते हैं। एक होता है जो यूनिवर्सल मेथड है 60 डिग्री पे एमी डाइस के लिए, हर डाई के लिए भी अलग अलग मेथड है। एमी डाइस के लिए बोलें तो भाई 60 डिग्री पे आप सॉल्ट डाल दो, सोडा डाल दो, फिक्स कर दो, बाकी वॉशिंग ऑफ कर दो। 30 डिग्री से स्टार्ट करें, 60 पे फिक्सेशन करें, 30 डिग्री पे सॉल्ट वगैरह डालें, 60 पे करें, 60-60 करें, 60-80 करें कि भाई, या 80-60 करें, 60-80-60 करें कि भाई टेम्परेचर कैसे ले जाएं। तो ये अलग अलग मेथड है और किस किस के लिए कौन कौन से हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30-60 मेथड किसके लिए चाहिए। तो 30-60 मेथड जो है कि 30 डिग्री, जितना कम टेम्परेचर हो, 30 डिग्री 40 डिग्री रूम टेम्परेचर पे आप स्टार्ट करिए। रॉयल ब्लू जो VS बेस रॉयल ब्लू है, VS बेस, MCT या दूसरा बेस नहीं, VS बेस अगर रॉयल ब्लू है, बड़ा मॉलिकुलर साइज़ है, या प्रिंटिंग डाई कई लोग जो है एग्जॉस्ट में यूज़ कर लेते हैं, प्रिंटिंग डाइस, लो सब्सटेंटिव डाइस जो है आप एग्जॉस्ट में यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में तो बहुत कम करते हैं, पाकिस्तान वगैरह में ये चलता है। तो उसके लिए 30-60 मेथड काफ़ी अच्छा है। हाई एफिनिटी या लो सब्सटेंटिविटी, जिसकी भी लो सब्सटेंटिविटी डाई है उसके लिए। डेलिकेट फैब्रिक्स हैं जिनको कि आपको ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा देर नहीं चलाना है, उनके लिए। यान फाइबर के लिए नहीं होगा ये, क्योंकि यान फाइबर में हाई टेम्परेचर देंगे तो ही ठीक रहेगा। नॉट फॉर हाई डेंसिटी पैकेज, बहुत ज़्यादा डेंसिटी का पैकेज है, बड़ा पैकेज है, तो भाई टेम्परेचर कम रहेगा तो सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा, उसके लिए भी नहीं है ये। टेम्परेचर सेंसिटिव फैब्रिक्स के लिए है। एनर्जी सेविंग है ये। सोडा, अब इसमें एक ट्रिक है कि आप अगर सोडा 2 GPL स्टार्ट में डाल दें, यानी आपको 8-8.5 pH पे ही एग्जॉशन फिक्सेशन आप कंटिन्यूस करा रहे हैं, साथ में मतलब साइमल्टेनियस करा रहे हैं कि एग्जॉशन और फिक्सेशन आपने शुरू में ही स्टार्ट करा, मतलब स्टार्टिंग में ही स्टार्ट करा दिया कि सॉल्ट डाला, उसके संग थोड़ा सा सोडा डाल दिया, 2 GPL डाला, थोड़ी देर बाद 4 GPL 30 डिग्री पे, जिससे कि साइमल्टेनियस एग्जॉशन फिक्सेशन आपने करा दिया। और उसके बाद फिर आप 60 डिग्री पे ले गए, वहाँ पे बाकी सोडा डाला, मतलब सॉल्ट सबसे पहले डाई डाल दिया, फिर सॉल्ट डाल दिया और सॉल्ट के साथ ही थोड़ा सा सोडा डाल दिया, फिर आप 60 डिग्री ले गए, बचा हुआ सोडा आपने वहाँ डाल दिया। तो 30-60 मेथड ये रॉयल ब्लू या इस टाइप के शेड्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे देता है, लेवलिंग बहुत अच्छी दे देता है जहाँ। और इसमें रॉयल ब्लू वगैरह में विनाइल सल्फोन में लेवलिंग बड़ी मुश्किल होती है। तो एक ये मेथड है, काफ़ी लोग करते हैं। दूसरी है 60-60 जो यूनिवर्सल लाल पीले हरे नीले टाइप के शेड्स हैं, नॉर्मल फैब्रिक है, ये प्राइमरी कलर्स हैं, एमी डाइज हैं जो 60 डिग्री डाइज हैं, नॉन क्रिटिकल शेड्स हैं, तो उनके लिए ये सब कर सकते हैं। अनमर्सराइज्ड कॉटन के लिए है और निट्स के लिए। तो 60-60 मेथड है कि 60 डिग्री पे सॉल्ट डालिए, 60 डिग्री पे सोडा डालिए और फिक्स कर दीजिए, बाद में वॉशिंग ऑफ कर दीजिए। फिर 80-60 मेथड है कि आप को 60-80-60 बोल लेंगे या 40-80-60 बोल लेंगे, भाई 40-60 डिग्री पे आपने चालू किया, सॉल्ट डाई वगैरह डाल दी, चालू कर दिया, 80 पे ले गए सॉल्ट में,
और 80 पे या तो सॉल्ट डाल लीजिए, 80 पे सॉल्ट डालना अच्छा रहता है क्योंकि हाई टेम्परेचर रहता है, सॉल्ट इमीडिएट डिजोल्व हो जाता है क्योंकि सॉल्ट डिजोल्विंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद आप 60 पे ला के ये कर दीजिए। ये एमी डाइज के लिए है, एमी डाइज या मीडियम एग्जॉस्ट 60 डिग्री डाइज कहेंगे इनको। मर्सराइज्ड कॉटन के लिए बहुत अच्छा है, विस्कोस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी क्या एग्जॉशन पावर या ये काफ़ी जो है हाई एफिनिटी होती है विस्कोस की, मर्सराइज कॉटन की, तो जो उसके लिए जो है जब 80-60 मेथड चलाएंगे अच्छा। ब्राइट ग्रीन शेड्स हैं विथ VS डाइज, नॉट विथ HE डाइज। ब्रिलियंट ब्लू MCT HE बेस, अगर ब्रिलियंट ब्लू के साथ आप VS का येलो ले रहे हैं मिक्सिंग में तो भी ये अच्छा है ग्रीन शेड्स के लिए कि अगर VS। और अब यह है कि VS डाइज 60 डिग्री या 40 to 60 डिग्री फिक्सेशन होता है, HE डाइज का 80 पे होता है कई जगह, लेकिन HE और VS मिलाते हैं तो जो कलर ज़्यादा है, HE ज़्यादा है तो आप 80-80 मेथड ले जाइए, VS छोटा भी है तो चल जाएगा, कम भी क्वांटिटी में। और जहाँ लार्ज मॉलिक्यूल है और MCT ज़्यादा या HE ज़्यादा क्वांटिटी में तो फिर आप ये 80 ले जाइए और नहीं तो आप 60 ले जाइए। अगली मेथड देखेंगे डेंस पैकेज में भी। ये डेंस पैकेज जहाँ पे हैं, जहाँ कपड़े में पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी 80-60 मेथड इज़ गुड ऑप्शन। और क्रिटिकल शेड्स के लिए भी अच्छा है, जहाँ लेवलिंग अच्छी नहीं आ रही है तो वहाँ भी ये 80-90-80 मेथड HE डाइज के लिए स्पेशली 80-90-80 या 80-80-80 भी HE डाइज है या ग्रे स्टेज डाइंग करनी है तो वहाँ पे 90 ले जाना पड़ता है कि आपको डाइंग और स्कोरिंग एक साथ ही कर देनी है। तो उसमें अच्छा जो है आप डाई बाथ कंडीशनर लीजिए जिसके संग, क्योंकि 80-90 इसलिए ले जाना जरूरी क्योंकि 85 पे वैक्स डिसॉल्व होता है। 85 से नीचे करेंगे तो फैब्रिक में वैक्स डिसॉल्व नहीं होगा, लेवलिंग की दिक्कत आएगी या हेजीनेस आ जाएगी। तो 80-90 वहीं ले जाना है जहाँ ग्रे स्टेज डाएंगे, या कोई ऐसा डेंस पैकेज है कि अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर रहा है 80 डिग्री पे, तो 90 का प्रेशर दे दो तो आराम से माइग्रेशन अच्छा हो जाएगा। और माइग्रेशन मेथड बोलते हैं इसको, तो माइग्रेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये तो टर्क्वाइश कॉम्बो शेड है, जहाँ टर्क्वाइश वगैरह है, रॉयल ब्लू है, इनमें भी डाल सकते हैं। डेंस पैकेज के लिए हाई ट्विस्ट मटेरियल है, अंदर तक पेनिट्रेट नहीं हो रहा तो वहाँ पे 90 ले जाइए। मर्सराइज कॉटन विस्कोस के लिए ले जा सकते हैं, नहीं तो 80-80 मेथड भी HE डाइज के संग कर सकते हैं। अब है वॉशिंग ऑफ अगर अच्छी डाइज है इज़ वेरी सिंपल। दूसरे तीसरे बाथ से तो आपको बिल्कुल पानी जो है काफ़ी 99% क्लियर हो जाता है पानी। तो पहले में आप ओवरफ्लो लगाइए, pH दूसरे में न्यूट्रल कर दीजिए, अल्कली रिमूव करिए। तीसरा जो स्टेप है वो सोपिंग कर दीजिए वेटॉल ADTN के साथ, फिर हॉट वॉश कीजिए, कोल्ड वॉश कीजिए, फिक्सर और फिनिश लगा दीजिए, वॉशिंग ऑफ हो गई। अगर डाई का सिलेक्शन अच्छा है, फिक्सेशन का pH सही है तो वॉशिंग ऑफ बहुत ईजी हो जाता है। सिलेक्शन अच्छा नहीं है, फिक्सेशन अच्छा नहीं किया, एडिशन देते रहे हैं तो आपका वॉशिंग भी बहुत है, ATP लोड भी बढ़ेगा, 10 प्रॉब्लम और पानी भी ज़्यादा खर्चा, इनडायरेक्ट लॉसेस, डाइंग से ज़्यादा इनडायरेक्ट लॉसेस हो जाएंगे। अब कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कि भाई डाई फर्स्ट ले, डाइंग मेथड अपन हम बात कर रहे हैं कि भाई पहले डाई डालना चाहिए या पहले सॉल्ट डालना चाहिए। तो सबसे पहले भाई केमिकल डालना चाहिए। पहले आप केमिकल डाल दीजिए, जो भी डाई बाथ कंडीशनर है, चिलेटिंग एजेंट्स, जो भी आप चिलेटिंग एजेंट वैसे नहीं डालते हैं डाइंग में, लेकिन माइल्ड वो डाल सकते हैं, ये डाल दीजिए। लेवलिंग एजेंट डाल दीजिए और 5 मिनट उसके बाद फिर साथ में डाइज डाल दीजिए। तो अब डाई कहाँ पे डालना, सॉल्ट फर्स्ट कहाँ पे डालना है, तो डाई फर्स्ट, ये लोग बाग मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सर कलर पहले डालना चाहिए या सॉल्ट पहले डालना चाहिए। तो पहले भाई डाई कलर कहाँ कहाँ डालना चाहिए और कहाँ कहाँ सॉल्ट फर्स्ट डालना है। डाई फर्स्ट आपको डालना है जहाँ पेल मीडियम शेड हो, लाइट शेड हो, क्रिटिकल शेड हो, ऑलिव बेज, खाकी, जो बहुत डिफ़िकल्ट ग्रे, जो जहाँ पे लेवलिंग के इश्यूज़ आते हैं, टर्क्वाइश है भाई उसमें भी लेवलिंग के इश्यूज़ आते हैं, फास्टनेस के इशू, तो वहाँ पे जो भी क्रिटिकल शेड्स हैं उसमें डाई फर्स्ट डालिए। जहाँ लो सॉल्युबिलिटी ऑफ डाइज है, डाइज की सॉल्युबिलिटी लो है, सॉल्ट डालने के बाद सॉल्युबिलिटी पुअर हो जाती है, वहाँ डाई फर्स्ट डालिए। नहीं तो सॉल्ट पहले डाल दोगे तो सॉल्युबिलिटी पुअर हो जाएगी, वापस से स्पॉट्स वगैरह आने की। लो MLR है, पानी कम है, 30-60 मेथड है, वहाँ पे डाई फर्स्ट डालिए क्योंकि टेम्परेचर कम है तो वो डिसॉल्विंग की प्रॉब्लम होगी। अब सॉल्ट कहाँ पहले डालना है, जहाँ प्रोडक्शन खींचना है आपको, HTHP मशीन है, ग्रे स्टेज डाइंग वगैरह करनी है, लाल पीले हरे नीले काले, ये कंट्रास्टिंग शेड है जो नॉर्मल शेड होते हैं, नॉर्मल ट्राइक्रोमी 60 डिग्री है, 80-60 माइग्रेशन मेथड है, नॉन क्रिटिकल शेड जो मैंने अभी बताया, और डार्क शेड्स हैं। तो वहाँ पे आप सॉल्ट पहले लेके प्रोडक्शन खींच लेते हैं, इससे फ़ायदा मिलता है कि भाई प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है। सॉल्ट पहले ही डाल देंगे और आप उसको अच्छे से 80 डिग्री पे उबाल भी देंगे तो सॉल्ट पूरा डिजॉल्व भी हो गया, कपड़े में रेशे रेशे तक चला गया। फिर धीरे धीरे डाइस को डोज करिए, जो भी लेकिन बाद में डालें, जैसे डाई फर्स्ट डालें या सॉल्ट फर्स्ट डालें तो 5-10-15 मिनट में डाल सकते हैं, पर जो भी बाद में डालेंगे उसकी डोजिंग करनी है, उसको स्लो करना है।
अगर डाई फर्स्ट डाली तो सॉल्ट को धीरे धीरे डालना है, और सॉल्ट फर्स्ट डाला तो डाई को धीरे धीरे डालना, जो भी बाद में डालेगा उसको स्लो कर देना है। अब कन्फ्यूजन होता है, दूसरा कन्फ्यूजन है कि भाई लीनियर डोजिंग करें या प्रोग्रेसिव। लीनियर मतलब एक समान डालना है कि भाई अगर सॉल्ट हमको 100 किलो डालना है तो 33 किलो 3 बार में डाल दिया, या उसकी डोजिंग एक 45 डिग्री पे जो कर्व बनता है वैसे करें या कैसे करें। तो भाई डाइज और केमिकल की तो लीनियर डोजिंग होती है आप समान रूप से, और जो सॉल्ट है या एल्कली है उसकी हमेशा प्रोग्रेसिव होगी, पहले कम डालो बाद में ज़्यादा डालो। आपको अगर मान लीजिए 100 किलो सॉल्ट डालना है, डोज करना है, तो पहले 10 मिनट में आप सिर्फ 10 किलो या 20 किलो ही डालिए, फिर 30 किलो डालिए, फिर 50 किलो। तो उसको जो 3 प्रोपोर्शन बनाएंगे आप सॉल्ट के या एल्कली के, कि भाई 100 लीटर है या 100 किलो है एल्कली सॉल्ट, तो उसको पहले 10 किलो, 20 किलो या 20 किलो, 30 किलो और फिर 50 किलो, ऐसे 3 पोर्शन कैसे बनाएंगे, पहले 20 किलो डालेंगे, फिर 30 किलो डालेंगे, फिर 50 किलो डालेंगे। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव डोजिंग। वो कर्व में जो ऑटोमेटिक मशीन से उसमें डायरेक्ट आपको सिर्फ फीडिंग करनी है, कितने 30 डिग्री का 40 जितने भी डिग्री का आपको कर्व देना है, तो प्रोग्रेसिव डोजिंग हो जाएगी। एक्रिलिक वगैरह में उल्टी रिवर्स प्रोग्रेसिव डोजिंग भी होती है। अब है पीएच इन डाई की, भाई बिफोर एल्कली कितना रहना चाहिए, तो 90% 100% लोग बोलेंगे 6 रहना चाहिए। विनाइल सल्फोन डाइज के लिए 6 pH इज़ गुड, बट एमसीटी डाइज हैं या दूसरी डाइज हैं तो 6 to 8 बीच में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी कन्वेंशनल अगर ओनली प्योर विनाइल सल्फोन डाइज हैं तो बेटर है कि आप, या कोल्ड ब्रेंड डाइज है तो 7 से नीचे रखिए, 6 6.5 pH रखिए। बट एमसीटी है या बाईफंक्शनल है, पॉलीफंक्शनल डाइज है तो 6 से 8 भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कन्फ्यूजन रहता है कि 6 रखें, 5 रख देते हैं कई बार लोग, बफर पीएच बफर भी आते हैं 5.5 के, नहीं भाई 6 से 8 में चलता है। एंड पीएच कितना होना चाहिए, अब एंड पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट है डाइंग का, कि अगर विनाइल सल्फोन या एचई डाइज हैं तो 10.5 से 10.8, उससे ऊपर नहीं चाहिए, पूरा फिक्सेशन हो जाएगा। कोल्ड ब्रेंड डाइज हैं तो 10 में ही हो जाएगा, क्योंकि वो और जल्दी हाइड्रोलाइज होती हैं और जल्दी थोड़ा सा एल्कली मिलाने की फिक्स होने लगती हैं। बाई और पॉलीफंक्शनल डाइज हैं वो 10.8 to 11.2, टर्क्वाइश और रॉयल ब्लू है 11 से 12 तक भी कई बार जाना पड़ता है, बहुत हाई मॉलिक्यूलर साइज रहता नहीं होता। हालांकि लोग इसमें कम करते हैं, बट टर्क्वाइश को आप डाई करके देख लीजिए, आप कम अगर पीएच 10.5 है और पीएच 11.5 है तो करीब करीब 10-15% का आपको डेप्थ में यील्ड में अंतर मिलेगा। बट इसको संभाल के करना होता है, आखिरी में कराना होता है, एकदम से 11.5 पीएच नहीं दे देंगे। जो कास्टिक, क्योंकि 10.5-11 तक तो पीएच सोडे से आ जाता है, और आखिरी में थोड़ा कास्टिक देंगे, मिक्स अल्कली देंगे, तब जाके वो पीएच 11-11.5 से फाइनल टचिंग करते हैं, और इमीडिएट आपको नीचे लाना पड़ता है। सोपिंग में जो है ज़्यादा देर नहीं चला, नहीं तो टर्क्वाइश वापस उतरने लगता है। इसलिए डायर्स बड़े घबराते हैं हाई पीएच ले जाने में टर्क्वाइश का या रॉयल ब्लू का, क्योंकि डायर को ये लगता है ज़्यादा ले जाएंगे तो वापस नीचे प्रॉपर टाइम पे नहीं आया तो वॉशिंग ऑफ चालू हो गया, उसके बाद जब वॉशिंग ऑफ करेंगे तो पता चला कलर निकलने लगा। तो इस वजह से भी लोग बाग हाई पीएच पे नहीं जाते हैं। पर अगर आप जाएंगे, वापस आएंगे, प्रॉपर न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर आप वॉशिंग ऑफ करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अब ले भाई ग्लोबल सॉल्ट ले या कॉमन सॉल्ट ले, तो ग्लोबल सॉल्ट कहाँ ले रहे हैं, कॉमन सॉल्ट सारे नॉन क्रिटिकल शेड सैंपल जहाँ डाइंग है इजी है वहाँ कॉमन सॉल्ट लीजिए। ग्लोबल सॉल्ट कहाँ लेना है, जहाँ क्रिटिकल शेड्स हैं, टर्क्वाइश है, लेवलिंग इश्यूज़ है, एमएलआर बहुत कम है, डिजॉल्विंग की प्रॉब्लम कॉमन सॉल्ट की डिजॉल्विंग की प्रॉब्लम होती है। 100% डिजॉल्व नहीं होता, ग्लोबल सॉल्ट पूरा 100% डिजॉल्व हो जाता है उसमें। तो जहाँ अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कॉमन सॉल्ट लीजिए, जहाँ प्रॉब्लम है तो कंटामिनेशन इश्यूज़ हैं, एमएलआर के इश्यूज़ हैं, डिजॉल्व नहीं हो रहा है, टर्क्वाइश शेड है, क्रिटिकल शेड है, लेवलिंग के इशू है, तो ग्लोबल सॉल्ट ले सकते हैं। अब कन्फ्यूजन है एल्कली में कि भाई एल्कली में सोडा बाइकार्ब लें, मिक्स्ड एल्कली लें, सोडा ऐश लें। तो सोडा बाइकार्ब कई लोग लेते हैं मीठा सोडा, खाने का सोडा। सोडा ऐश मतलब कपड़े धोने का सोडा, कास्टिक मतलब कास्टिक सोडा। तो सोडा बाइकार्ब बहुत क्रिटिकल शेड्स हैं, लिनन है, मोडाल है, जहाँ लेवलिंग आती है, हाई टेनेसिटी विस्कोस है, वहाँ पे आप सोडा बाइकार्ब लेके 8.5-9 pH पे एक बफर दे सकते हैं, जिससे कि आपकी जैसे एक मैंने मेथड बताई थी रॉयल ब्लू वगैरह में 30 पे ही सोडा डाल दीजिए। दूसरा है कि सोडा बाइकार्ब से भी आप अगर ग्रेजुअली pH बढ़ाएंगे तो लेवलिंग अच्छी आएगी। बहुत ही क्रिटिकल फैब्रिक है तो लिनन टाइप के, जिसमें कि लेवलिंग लाना बड़ा मुश्किल होता है मोडाल में या हाई टेनेसिटी विस्कोस में। मिक्स्ड एल्कली जो मैंने बताया, जहाँ पे भी पीएच आपको 10.8 से ऊपर चाहिए वहाँ आप मिक्स्ड एल्कली डाल दीजिए। वो है बाई फंक्शनल या पॉलीफंक्शनल डाइज में, टर्क्वाइश में, रॉयल ब्लू में आप मिक्स्ड एल्कली डालिए। बाकी सब में जो बीएस डाइज हैं, एचई डाइज हैं, जो कन्वेंशनल पुरानी है, उसमें सोडा ऐश अकेला चलेगा।
अब क्वांटिटी कितनी है, सॉल्ट की क्वांटिटी नॉर्मली 20, 40, 60 वो सॉल्ट अल्कली टेबल होती है। मर्सराइज्ड और जो विस्कोस हैं उसमें सॉल्ट थोड़ा सा कम लगता है, मर्सराइज्ड कॉटन में या विस्कोस में, और बाकी में नॉर्मल सॉल्ट लगता है। और कुछ रेडीमेड अल्कली बफर भी आते हैं, जब अब ये भी काफ़ी जो है चलन में है। कहाँ डलते हैं ये? सोडा ऐश पाउडर है। अब आपको मान लो 1 टन की मशीन है और या 2-1.5 टन की मशीन है और 10,000 लीटर पानी है, उसमें 20 GPL सोडा ऐश जाना है। 200 किलो सोडा ऐश घोलने के लिए आपको 1000 लीटर का पानी चाहिए। तो आपने जहाँ MLR में चालू किया कि मैं 10,000 लीटर से पानी चालू किया, 1000 लीटर तो बाद में आपको सोडा में बढ़ जाएगा, तब क्या करेंगे? तो उसकी जगह आप इस टाइप के बफर्स जो आते हैं वो आप यूज़ करिए, विटॉल ALK 400, जहाँ पे हैंडलिंग प्रॉब्लम है, सोडा ऐश घोलने की प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी मशीन्स हैं, तो वहाँ पे ये मैनुअल मिस्टेक्स के डर रहते हैं कि घोलेंगे वहाँ पता चले स्पॉट्स आ गए, सोडा ऐश ढंग से घुला नहीं, तो MLR की प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आप इस टाइप के रेडीमेड केमिकल्स जो हैं वो भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं अगर अच्छे हैं तो। अब कन्फ्यूजन है, लेवलिंग एजेंट डालें, डाई बाथ में डलना क्या है? लेवलिंग एजेंट डालें या डाई बाथ कंडीशनर डालें? तो मोटा मोटी 3 ही चीज़ें डलती हैं। एक लेवलिंग एजेंट डलता है जहाँ पे भी पानी, हमारे पास 3 है, विटोलैब, STB, जहाँ कंटेमिनेशन है, पानी की प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम होगी या तो पानी की वजह से होगी या कपड़े और गंदगी की वजह से होगी। तो जहाँ पानी की वजह से प्रॉब्लम है वहाँ लेवलिंग एजेंट STB डाल दीजिए, विटोलैब STB। और जहाँ कपड़े की वजह से कि कपड़े में गंदगी है, प्री ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ कि भाई प्रॉपर प्री ट्रीटमेंट नहीं था, अब क्या करें, अब कैसे संभालें, या MLR की प्रॉब्लम है, लो MLR है, क्रिटिकल शेड्स हैं, टर्क्वाइज हैं, घुलता नहीं है, मशीन प्रॉपर नहीं चलती है जितनी स्पीड से लेनी चाहिए, या पानी उतना प्रेशर है, डिफरेंशियल प्रेशर मेंटेन नहीं होता, वहाँ पे DBC डाई बाथ कंडीशन। लुब्रिकेंट वहाँ डालना है आपको जहाँ पे कि आपको फैब्रिक के एब्रेशन ज़्यादा है, घिस ज़्यादा रहा है, हेरीनेस ज़्यादा आ रही, वहाँ पर। तो ये हमने आज समझा, इसमें डाइंग का करीब करीब समझ लिया। बेसिक जो थ्योरी थी, भाई सॉल्ट क्यों डालते हैं, अल्कली क्यों डालते हैं, ये हम बुक्स में सब लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं कि भाई सॉल्ट क्यों डालते हैं, सॉल्ट नहीं डालेंगे तो क्या होगा। तो उसको इस तरह से भी समझते हैं, भाई सॉल्ट डालना, अल्कली डालना, डाइंग करना है तो भाई कलर डालना, सॉल्ट डालना और अल्कली डालना। अल्कली में कलर फिक्स होता है, सॉल्ट में एग्जॉस्ट होता है। सॉल्ट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, भाई कलर चढ़ेगा ही नहीं। अल्कली नहीं डालेंगे तो फिक्स नहीं होगा, चढ़ तो जाएगा, दिखेगा, लेकिन धुलाई में उतर जाएगा। तो ऐसे भी कई क्वेश्चन हैं जो हम आपस में स्टूडेंट्स को अपने एक दूसरे से पूछते रहना चाहिए। नहीं डालेंगे तो क्या होगा, लेवलिंग एजेंट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, तो पानी की वजह से समस्या है, हार्डनेस ज़्यादा है, तो जो है रेड वगैरह ब्राइट शेड है वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो उसकी डलनेस आ जाएगी या ब्राइटनेस कम हो जाएगी। डाई बाथ कंडीशन नहीं डालेंगे तो भी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, MLR लेवलिंग के इश्यूज़ आएंगे। तो इस तरह से है। और आप ये डाइंग का आज हमने काफ़ी जो है समझा। और भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं डाइंग में। और अच्छे अगर आपको विटोलॉन प्रोडक्ट के एजेंट बनना है या बिज़नेस पार्टनर बनना है तो भी आप हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर कंसल्टेंसी हो चाहे फॉर बिकमिंग बिजनेस पार्टनर। थैंक यू।